संख्या प्रणाली, सरलीकरण एवं सन्निकटन में हम लोग यहाँ पे आज थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज संख्या प्रणाली, विभाज्यता का नियम, लघुत्तम समावर्तीय ढूंढना, विभाजन द्वारा लघुत्तम समावर्तीय ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तक, सरलीकरण, सन्निकटन, किसी संख्या का वर्ग जिसमें एक की पुनरावृत्ति हो और प्रतिशत में भिन्न रूपांतरण हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नंबर सिस्टम, सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। सभी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5 जिन्हें हम लोग गिन पा रहे हैं, तो ये क्या है, आप लोगों की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होती है सम संख्याएं कहलाती है ना। यानी कि जो संख्या 2 से डिविजिबल है सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होने पर एक शेष छोड़ती है विषम संख्याएं कहलाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको 2 से डिवाइड करने पर एक शेषफल आता है। जैसे 1 है, अगर 1 को 2 से डिवाइड करूंगा शेषफल 1 ही आएगा, क्योंकि जो डिविजिबल नंबर है 2 से छोटा है तो वही शेषफल हो जाएगा। 3 है संख्या, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से जाएगा 3, तो एक शेषफल बचेगा, 5 में भी एक बचेगा, 7 में भी। तो ऐसी संख्या है जिन्हें 2 से डिवाइड करने पर एक शेषफल आता है तो विषम संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या है, यदि कोई संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या या तो खुद से डिविजिबल है या 1 से, इनके अलावा किसी भी संख्या से नहीं है, तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। उदाहरण जैसे 2 या तो 1 से कटेगी या खुद 2 से कटेगी, बाकी किसी नंबर से नहीं कटेगी। और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 2 स्मॉल इवन प्राइम नंबर होता है। इसके बाद 3 भी ऐसा ही है, 3 1 से कटेगा, 3 से फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 एंड सो ऑन, 13, फिर 17, फिर 19 इस तरीके से चलेगा। इसके बाद आती है सह अभाज्य संख्या, दो संख्याएं जिनके बीच एक के अलावा कोई समान गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें एक दूसरे के सहअभाज्य कहा जाता है। दोनों संख्याएं अलग अलग अभाज्य या सम्मिश्र हो सकती है, बात समझना। यानी कि दो संख्याएं जिनका केवल कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, जैसे कि 13 और 29, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, बाकी कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, तो ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर 13 की अकेले की मैं बात करूं तो ये आप लोगों की प्राइम नंबर भी हो सकता है और ये आप लोगों का क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। सम्मिश्र संख्या भी बताऊंगा कि क्या होती है, समझ में आ रही है बात। लेकिन जब ये दोनों एक साथ पेयर में आएगी, इनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, ओनली एंड ओनली 1। सम्मिश्र संख्याएं देख लेते हैं जिनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं कि क्या होती है। वे संख्याएं जो 1 और स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाज्य होती है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जो खुद से और एक से कटती है अभाज्य, जो इनके अलावा और से भी कटती है वे क्या होती है, सम्मिश्र संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे 4 है, 4 एक से भी कटेगा 4 से, लेकिन 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 के फैक्टर 2 भी है, तो ये आप लोगों की सम्मिश्र संख्या है। मैं 6 की बात करूं, 6 एक से भी कटेगा 6 से भी, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो इसके फैक्टर 2 और 3 भी हो गए 6 के। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे 6 आप लोगों का क्या है, सम्मिश्र संख्या है। ऐसे ही 8 के फैक्टर 1 से भी कट रहा है, 8 से भी, इसके अलावा 2 से भी जाएगा, इसके अलावा 4 से भी जाएगा। ऐसे ही 9 की बात करूं, 1 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, लेकिन 3 से भी जाएगा। अगर 10 की बात करूं, 1 से भी जाएगा, 10 से भी, लेकिन 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा। तो ये आपकी सम्मिश्र संख्याएं होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या होती है आप लोगों की सम्मिश्र संख्या। टिप्पणी, संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही सम्मिश्र है ना। यानी कि एक एक ऐसा नंबर है, न तो ये प्राइम नंबर है एक, और ना ही ये कंपोजिट नंबर है 1। इसके बाद आता है आप लोगों की यहाँ पे पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो मिलकर पूर्ण संख्याओं का समूह बनाते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4, अगर इसके साथ जीरो भी इंक्लूड कर दे तो ये पूर्ण संख्याओं के समूह को बनाते हैं। पूर्णांक, सभी गिनती की संख्याएं और उनके ऋणात्मक रूप शून्य के साथ पूर्णांक कहलाते हैं, है ना।
सभी गिनती की संख्या यानी कि 1 2 3 4 और उनके ऋणात्मक रूप भी -1 -2 -3 -4 उसमें 0 भी जोड़ लो और ये प्लस इनफाइनाइट तक और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर पूर्णांक कहलाते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। कोई भी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कोई भी संख्या है जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, एक परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि 3/5, 3/5 P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है, 3 और 5 दोनों ही पूर्णांक है और जो 5 यानी कि Q है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आप लोगों की परिमेय संख्या है। इसके बाद आएगा 4, मैं 4 को 4/1 भी लिख सकता हूँ, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है, 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, और 4 और 1 पूर्णांक है। ऐसे ही -6 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, 1 नॉट इक्वल टू 0 है और P अपॉन Q की फॉर्म में है और -6 और 1 क्या है, पूर्णांक है, अभी मैंने बताया है। तो ये भी आप लोगों की परिमेय संख्या होगी। जिन संख्याओं को निरंतर और पुनरावर्ती दशमलव तक व्यक्त किया जाता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि √2 की वैल्यू 1.414 और एंड सोन आगे तक चलती रहेगी, तो ये आप लोगों की अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। जैसे √3, तो √3 को अगर आप वैल्यू देखोगे 1.732 एंड सोन आगे तक चल रही है, यानी कि निरंतर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, है ना तो डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही तो उसको कहेंगे नॉन रिकरिंग, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आप लोगों के अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इसके बाद आती है आप लोगों की रियल नंबर। रियल नंबर होती है परिमेय संख्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है ना। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या है। परिमेय और परिमेय संख्या को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्या बनती है, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय होता है रैशनल नंबर, सॉरी, परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याएं बनती है। हम उपरोक्त चर्चा को निम्नानुसार संक्षिप्त कर सकते हैं। नंबर में आएगा आप लोगों का रियल और इमेजिनरी, यानी कि नंबर को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को 2 पार्ट में करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे इंटीजर में, किस में करेंगे, इंटीजर में। अब इंटीजर में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है और एक जीरो होता है जो ना पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है। इसको इस तरीके से ब्रेक कर देना, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं, इसको मर्ज कर देंगे दोनों फिगर को, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। अब नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को यहाँ पर समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, a + b × a - b, ये याद करना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर होता है आप लोगों का a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है। a + b + c का होल स्क्वायर होता है आपका a² + b² + a² + 2ab + 2bc + 2ca। a + b का होल क्यूब होता है आप लोगों का a³ + b³ + 3ab × a + b। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। a³ + b³ ये होता है आप लोगों का a + b और ब्रैकेट में a² + b² - ab। a³ - b³ ये होता है आप लोगों का a - b ब्रैकेट में a² + b² + ab और a³ + b³ + c³ - 3abc इक्वल टू a + b + c इंटू a² + b² + a² - ab - bc ac के बराबर होता है। 9 फॉर्मूले, इनको आपको याद करना है, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता। एक संख्या 2 से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई अंक 0 या एक सम संख्या है। उदाहरण के तौर पर जैसे 248, इकाई अंक कितना है, 8 है, 8 क्या है, सम संख्या, तो 2 से डिविजिबल होगा। दूसरा उदाहरण है 130, इकाई अंक क्या है, 0, तो मैंने अभी बताया, तो 0 हो या सम संख्या हो 2 से डिविजिबल होगा। 3 से विभाज्यता। एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है। उदाहरण जैसे 289 है,
तो इनको अगर ऐड करेंगे 2 + 7 + 9 तो 18 आएगा, और 18 3 से डिविजिबल है, तो अब लोग यहाँ से कह देंगे 279 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। 4 से विभाज्यता। एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। उदाहरण के तौर पर 2, 3, 6, 7, 8, 4। अगर इसके आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, यानी कि 84 अगर 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि 2, 3, 6, 7, 8, 4 भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 से विभाज्यता। एक संख्या 5 से विभाज्य होती है यदि संख्या या उसके इकाई अंक 5 या 0 हो। 5 से डिविजिबिलिटी में क्या है कि यूनिट प्लेस पर या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। उदाहरण जैसे 115 यूनिट प्लेस पर 5 आ गया, 5 से डिविजिबल होगा। 240 यूनिट प्लेस पर 0 आ गया तो 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम देखेंगे 6 से विभाज्यता। एक संख्या 6 से विभाज्य होती है यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। उदाहरण यानी कि मान लो कोई नंबर 318 है, अगर इसे देखेंगे क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी होगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी के लिए इसके यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट या तो इवन नंबर आना चाहिए या 0, तो 8 इवन नंबर है, यानी कि 2 से तो डिविजिबल होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकाले, यानी कि 3 + 1 + 8। तो 3 + 1 4, 4 + 8 12, 12 3 से डिविजिबल है तो 318 भी 6 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर आप लोगों का 396 है। आप इसके यूनिट प्लेस चेक करें, यानी कि 6 क्या है, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 2 की डिविजिबिलिटी कहती है या तो यूनिट प्लेस पर 0 आ जाए या इवन नंबर आ जाए, तो 6 यहाँ पर इवन नंबर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो 396 2 से तो डिविजिबल होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, 3 + 9 + 6 यानी 18 आ गया, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो आप यहां से कह दोगे कि 396 3 से भी डिविजिबल है। जब ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से विभाज्यता। एक संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है। उदाहरण जैसे 23816 है ना, तो इसके आखिरी के 3 डिजिट्स आपको चेक करनी है। अगर आखिरी के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 816 8 से डिविजिबल है, तो आप यहां से कह देंगे 23816 8 से विभाज्य है। अब यहाँ पे चेक करेंगे 9 से विभाज्यता। कोई संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी, अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। जैसे 72936 है, इसके अंकों का योग करेंगे 7 + 2 + 9 + 3 + 6 यानी कि 27 आ गया। तो 27 9 से डिविजिबल है, तो आप यहां से कह देंगे 72936 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 11 से विभाज्यता। एक संख्या 11 से विभाज्य होती है यदि इकाई के अंक से शुरू होने वाले वैकल्पिक अंकों के योग और दाई के अंक से शुरू होने वाले वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। देखो कैसे, जैसे 1331 है तो इकाई अंक 1 है, तो 1 और उसके ऑल्टरनेट टर्म यानी कि 1 के बाद आएगा ऑल्टरनेट 3, इनका सम 1 + 3 आ गया। और दाई के प्लेस पर क्या है, 3 है ना, और 3 का ऑल्टरनेट क्या है, 1, तो 3 + 1, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो यहां से कह देंगे 1331 0 आ रहा है, तो यानी कि 1331 11 से विभाज्य है। 19 से विभाज्यता। 19 से विभाज्यता। कोई संख्या 19 से विभाज्य होती है यदि इकाई अंक को छोड़कर अन्य अंकों से बनी संख्या और इकाई अंक के दोगुने का योग 19 से विभाज्य हो जाए। अब देखो कैसे करेंगे। उदाहरण जैसे 76 है, क्या 19 से डिविजिबल है, आप कहोगे है। चेक कैसे करेंगे, तो छोटा नंबर था इसलिए आपने कर लिया, 2 डिजिट्स का नंबर है। अगर आपको 19 की टेबल पता है तो आप इजिली करोगे, 1900 का 76 हो जाएगा। लेकिन सोल्व करने का तरीका, जो आखिरी है इसमें यूनिट प्लेस 6, इस 6 का डबल कर दो, 6 × 2, और पहले वाले में धाई प्लेस में इसको ऐड कर दो, है ना, यानी कि इसके पहले वाले में, यानी कि 7 + 2 × 6 12 7 19 आ गया। तो इसका मतलब सम 19 आ रहा, 19 से डिविजिबल है। तो आप यहां से कह देंगे कि ये नंबर 19 से आप लोगों का यहाँ पे डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को जो यहाँ पर निकल कर आएगा
यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि फाइंडिंग एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। दो या अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है। दो या उससे अधिक संख्याओं का एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य होती है ना। दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम है वह सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाज्य होती है। पॉइंट नंबर 2, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। फिर पहली संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को दूसरी संख्या के उन अभाज्य गुणनखंडों से गुणा करें जो पहली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के साथ समान नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आपको दूंगा। फिर इन गुणनफल को तीसरी संख्या के उन अभाज्य गुणनखंडों से गुणा किया जाता है जो पहली दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के साथ समान नहीं है। सभी संख्याओं पर विचार करने के बाद अंतिम गुणनफल इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको 540 और 108 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो 540 के फैक्टर हमने यहाँ पे करे 2 गुणा 27 गुणा 10 ऐसे लिख दिया। तो इनको अभाज्य गुणनखंडों में आपको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड जिसके और कोई फैक्टर नहीं होते। ऐसे 2 की पावर 2 लिखूंगा, इसे 3 की पावर 3 और 5 लिख दिया। अब इसी तरीके से मैं 108 के भी अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिख दूंगा कि 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3। अब एलसीएम 2 की पावर 2 दोनों जगह है तो लिख दिया, 3 की पावर 3 है और ऊपर 3 की पावर 3 है तो लिख दिया, 5 भी है तो लिख दिया। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27 गुणा 5, 4 पंजे 20, 20 गुणा 27 540, यानी कि 540 और 108 का एलसीएम 540 होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग एलसीएम बाय डिवीजन, यानी कि भागफल विधि के द्वारा एलसीएम को कैसे ज्ञात करेंगे। दी गई संख्याओं में से कम 2 में से समान एक अभाज्य गुणनखंड चुने और दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में लिखे। उन्हें उपरोक्त अभाज्य संख्या से विभाजित करें। प्रत्येक संख्या के लिए भागफल को संख्या के नीचे ही लिखे। यदि कोई संख्या चयनित अभाज्य गुणनखंड से विभाज्य नहीं है तो संख्या को वैसे ही लिखे जैसे वह है। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराए जब तक आपको ऐसे भागफल न मिल जाए जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। सभी भाजकों और अंतिम पंक्ति में दी गई संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होगा। उदाहरण, आपको 36, 84 और 90 का एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 36, 84, 90 लिख लेंगे। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 36 12 टाइम्स जाएगा, 3 से 84 28 टाइम्स, 3 से 90 30 टाइम्स, 3 से 12 4 टाइम्स, 3 से 28 नहीं जाएगा, 3 से 30 10 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, 2 से 28 14 टाइम्स, 2 से 10 5 टाइम्स, 2 से 2 1 टाइम्स, 2 से 14 7 टाइम्स, 5 नहीं जाएगा। तो एंड में यानी कि 7 और 5 आप लोगों के क्या बचे हैं, प्राइम फैक्टर। तो अब देखो इन सब की हम लोग क्या करेंगे, गुणा इस तरीके से कर लेंगे गुणा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5, यानी कि 1260 आप लोग यहाँ पे निकल कर आ गया। इस तरीके से डिवीजन मेथड से भी आप लोग एलसीएम को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, इसको समझ लेते हैं कि एचसीएफ कैसे याद करेंगे। एचसीएफ 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। ठीक है ना, अगर 2 या 2 से ज्यादा संख्या दे रखी है तो उनका सबसे बड़ा गुणनखंड आपका एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ को सबसे बड़ा समापवर्तक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। प्रत्येक दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। सभी संख्याओं के लिए समान अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल एचसीएफ होगा। उदाहरण, 144, 336 और 216 का एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए 144 के फैक्टर करेंगे 12 गुणा 12, जिसको लिख देंगे 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4 आएगा 336। 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7 आ जाएगा 2016। 2 की पावर 5 गुणा 7 गुणा 3 की पावर 2 आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ लेंगे यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर।
तो 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 2, बड़ा फैक्टर क्या आ जाएगा आप लोगों का, है ना, बड़ा यानी कि कॉमन क्या हो जाएगा आप लोगों का, 3 हो जाएगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 में कॉमन 2 की पावर 4 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 गुना 2 की पावर 4 यानी कि 48 होता है। तो आप यहां से कह देंगे 144, 336, 2016 का HCF 48 होगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी भागफल विधि के द्वारा HCF को आप किस तरीके से यहाँ पे ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे, फिर भाजक को शेष से भाग दे, अब दूसरे भाजक को दूसरे शेष से भाग दे। हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कोई शेष नहीं बचता है। अंतिम भाजक HCF होता है। फिर इसी विधि का उपयोग करके इस HCF और तीसरी संख्या का HCF ज्ञात करें। यह तीनों संख्याओं का HCF होगा। उदाहरण 144, 336 का HCF बताना। छोटे वाले 144 से 336 को डिवाइड करूंगा, तो 144 से 2 बार जाएगा 288, बचेगा कितना, 48 बचेगा। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 48 से डिवाइड करूंगा 144 को, तो 48 से 144 को करूंगा, 3 बार जाएगा 144, तो 0 बचेगा। तो यानी कि जो 48 है ये आप लोगों का यहाँ पे HCF हो जाएगा, यानी कि जो 48 है ये आपका यहाँ पे HCF बनेगा। समझ में आ गया, 2 नंबर है, छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से पहले वाले डिवाइजर को फिर डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका जो लास्ट डिवाइजर होगा, अंतिम भाजक जो होगा, वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम तथा HCF ऑफ फ्रैक्शंस। भिन्नों का एलसीएम और HCF, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, जब भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा तो अंश का तो एलसीएम और हरों का HCF आ जाएगा, और जब भिन्नों का HCF निकालना होगा तो अंश का तो HCF और हरों का क्या आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे बोडमास नियम। यह नियम दर्शाता है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए संक्रियाओं को किस सही क्रम में निष्पादित किया जाना चाहिए। जैसे बी कोष्टक है, ओ का है, डी भाग है और एम आप लोगों का गुणा है, यानी कि बी ब्रैकेट को कोष्टक, ओ यानी ऑफ, ऑफ को का, डी यानी कि डिवीजन, डिवीजन को भाग, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन को गुणा, ए यानी कि एडिशन को जोड़, एस यानी कि सब्ट्रैक्शन को घटा। इस प्रकार किसी व्यंजक को सरल करने में सबसे पहले कोष्टकों को हटाना चाहिए। सख्ती से इस क्रम में छोटा ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। कोष्टकों को किस क्रम में हटाना है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, है ना, ठीक है, फिर कर्ली को सोल्व करेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट को। ठीक है, कोष्टकों को हटाने के बाद हमें निम्नलिखित सक्रियाओं का उपयोग सख्ती से इस क्रम में करना चाहिए। पहले ऑफ यानी कि का को हटाएंगे, फिर भाग डिवाइड को हटाएंगे, फिर गुणा मल्टीप्लिकेशन को हटाएंगे, फिर जोड़ एडिशन को हटाएंगे, फिर घटाव सब्ट्रैक्शन को हटाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के बारे में समझ लेते हैं कि अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से यूज करना है। सन्निकटन के प्रश्नों को हल करने के लिए निकटतम सन्निकट मान लेना होता है और उसी के अनुसार उत्तर चिन्हित करना होता है। उदाहरण, यदि दिया गया मान 3.009 है तो सन्निकटन मान 3 होगा। यदि दिया गया मान 4.45 है तो सन्निकटन मान कितना हो जाएगा, 4.50 होगा। उदाहरण नंबर 1, 2959.85 को डिवाइड करूंगा 16.001 और माइनस 34.99, इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो, इसको जब सोल्व करेंगे 2959.85 को हम लोग लिख देंगे 2960, फिर डिवाइड 16.001 को लिख देंगे 16 और 34.99 को लिख देंगे 35। 2960 को 16 से डिवाइड करूंगा 185 माइनस 35 यानी कि 150 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। अब अगले उदाहरण को यहाँ पे समझ लेते हैं। 1702 को डिवाइड करेंगे 68 से और गुणा करेंगे 136.05 से। तो 1702 को अप्रोक्सीमेशन में 1700 डिवाइड बाई 68 और गुणा करेंगे 136, तो फाइनली अप्रोक्सीमेशन में आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो आपका 34 आ जाएगा, 3400।
और यहाँ पर आंसर आप लोगों का जो आ रहा था 150 आ रहा था, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिएगा सम शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स फॉर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस के लिए कुछ शॉर्टकट्स है और कुछ ट्रिक्स है जो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मददगार होगी। गणनाओं के लिए कुछ शॉर्टकट और युक्तियां, ठीक है ना। जैसे 10, 100, 1000 आदि के करीब की संख्या से गुणा। उदाहरण जैसे 999 है तो 999 को लिख दूं मैं 1000 माइनस 1। जैसे 101 है तो इसको लिख दूं मैं 100 प्लस 1। ऐसी संख्याओं से गुणा करने के लिए संख्या को 10 प्लस माइनस सी या 100 प्लस माइनस सी आदि के रूप में बदले। उदाहरण जैसे 46 गुणा 98 करना है तो मैं लिख दूंगा 46 और 98 को लिख दूंगा मैं यहाँ पे 100 माइनस 2। आप 46 की 100 में गुणा करूंगा और 46 की माइनस 2 में करूंगा तो 46 इंटू 100 46 100 माइनस 46 इंटू 2 92। 46 100 में से अगर 92 जाएगा तो 4508 आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 या 5 की घात से गुणा। इसे 2 और इसकी घातों से विभाजित करके 10 या 10 की घातों से गुणा में बदला जा सकता है। जैसे कैसे बदलेंगे, उदाहरण आपको दे दिया 2 3 4 5 गुणा 125 है तो 2 3 4 5 है और 125 को लिख दें गुणा 5 की पावर 3 तो 2 3 4 5 5 की पावर 3 और 5 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10/2 और इसकी पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3 1000, 2 की पावर 3 8, 1000 की 2 3 4 5 में गुणा तो 2 3 4 5 0 0 0 डिवाइड बाई 8। तो फाइनली आप लोगों का निकल कर आएगा 293 125। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 5 पर समाप्त होने वाली संख्या का वर्ग। वर्ग के अंतिम 2 अंक हमेशा 25 होते हैं और 25 से पहले आने वाली संख्या ज्ञात करने के लिए n इंटू n प्लस 1 क्रिया करें जहां n एक मूल संख्या में 5 से पहले का अंक है। चरण 2 में प्राप्त संख्या को 25 से पहले रखिए और आपको वर्ग मिल जाएगा। उदाहरण जैसे 65 का स्क्वायर बताना है तो अंत में 5 आ रहा है, यानी कि जिस संख्या के अंत में 5 आ जाए तो अंतिम 2 अंक तो हो जाएंगे 5 का स्क्वायर 25 और 5 के पहले क्या है 6 है तो 5 से पहले अंक 6 है तो इस पर n इंटू n प्लस 1 की गुणा करेंगे यानी कि 6 गुणा 6 प्लस 1 यानी कि 6 गुणा 7 यानी कि 42। तो इसलिए 65 का जो वर्ग होगा 25 तो आएगा ही आएगा और आगे क्या आएगा 42। तो 65 का वर्ग 4225 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कुछ और कॉन्सेप्ट है जो मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।